Hello, Assalamu alaikum dear viewers, how is everyone? Hope so you will be enjoying your health. आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं रोमांटिक एज के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसके अंदर तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइटर्स, फर्स्ट सेकंड जनरेशन, नॉवलिस्ट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे इंक्लूड किए गए हैं। आप इसको देखें, एंजॉय करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Hello and Assalamu alaikum dear viewers. How is everyone? Hope so you will be enjoying your health. Welcome to all of you at my study channel, Study Love with Asif. Today we are going to discuss the very important age of English literature, that is romantic age of romanticism. टेबल ऑफ कंटेंट हम देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट्री एंड ऑफ द एज। पोएट्री और एज दोनों की खसूसियात। प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक एज से पहले के इब्तदाई जो राइटर्स थे वो पोएट्री एंड पोएट्स में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन बोथ। फर्स्ट जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड सौदी। सेकंड जनरेशन में कीट्स, शेले एंड लॉर्ड बैरन। इसमें नॉवलिस्ट हैं तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाल्टर स्कॉट, मैरी शेले एंड जेन ऑस्टन। जी, what is poetry according to William Wordsworth? Poetry is spontaneous overflow of powerful feelings that is recollected in tranquility. ये डेफिनेशन दी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम लिए बगैर आप इस एज का तस्वर भी नहीं कर सकते। रोमांटिक एज जो कि 1798 से शुरू हुई है, जब विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने इकट्ठे मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखी थी, और क्वीन विक्टोरिया जब क्वीन बनी है तब ये इस एज का एंड होता है। रोमांटिसिज्म इज आल्सो नोन एज अ रोमांटिक मूवमेंट। A romantic era was an artistic, literary, musical, and intellectual movement that originated in Europe towards the end of the 18th century. जी, ये एक आर्टिस्टिक, लिटरेरी और म्यूजिकल इंटेलेक्चुअल तहरीक थी जो कि यूरोप से फूटी है 18वीं सदी के आखिर में, और 19वीं सदी के अवैल में ही ये ख़त्म हो गई थी। इसके जो पीक पॉइंट बताते हैं वो 1800 से लेकर 1830 तक है। वैसे ये 1850 तक चली थी, क्योंकि इस एज सेंट्रल फीचर्स ऑफ रोमांटिक एरा इंक्लूड। इस रोमांटिक एरा की जो खसूसियात थी, ये जो राइटर थे इस एज के इमोशंस, पैशंस, क्रिटिक ऑफ प्रोग्रेस, रिटर्न टू द पास्ट की तरह इन्होंने रिव्यू किया था। एंड आ ऑफ द नेचर, फितरत की तरफ, आइडियलाइजेशन ऑफ वीमेन, प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड, द सर्च फॉर द सब्जेक्टिव ट्रूथ, द सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये सारी की सारी वो खसूसियात हैं जो पिछली एज थी, न्यू क्लासिकल एज, जिसमें तीन एजेस आ जाती थी, रेस्टोरेशन, एज ऑफ पोप एंड एज ऑफ सैमुअल जॉनसन। उनके उसूलों के बिल्कुल उलट थी। और जो रोमांटिक पोएट्री थी उसकी खसूसियात क्या थी? रिएक्शन अगेंस्ट नियो क्लासिसिज्म, इमेजिनेशन, नेचुरल पोएट्री, मेलंकोली, मेडिएवलिज्म, हेलेनिज्म। हेलेनिज्म में एक टेंडेंसी है कि ग्रीक लिटरेचर या उनके ट्रेडिशन को फॉलो करना, सुपर नेचुरलिज्म, ये सारी उनकी खसूसियात थी। जी, प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक एज। प्रीकर्सर यानी कि रोमांटिक एज स्टार्ट होने से पहले जो कि रोमांटिक राइटर्स आए थे जो कि लिरिसिज्म को प्रमोट करते थे, रोमांटिसिज्म को प्रमोट करते थे। उनमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, एक है रॉबर्ट बर्न्स और दूसरा है विलियम ब्लैक। ये दोनों प्रीकर्सर माने जाते हैं। रॉबर्ट बर्न्स ने एक वर्क लिखा है ऑल्ड लैंग सैन एंड ट्रैम ओ शेंटर। ये दोनों वर्क ऐसे थे जो जिनके अंदर लिरिसिज्म और रोमांटिसिज्म के एलिमेंट्स पाए गए थे। और विलियम ब्लैक ये भी प्रीकर्सर रोमांटिक माना जाता है।
इसको फाउंडर ऑफ द मूवमेंट भी कहते हैं, और ये वो राइटर है जिसको पेंटर भी कहते हैं और पोएट भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है, इसका कई मरतबा एग्जाम में पूछा जा चुका है। ही इज नोन एज द पोएट एंड द पेंटर। इसका एक वर्क था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, 1799 के अंदर लिखा गया है। इसके अंदर 19 पोएम्स, और दूसरा लिखा गया है 1794 के अंदर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसके अंदर 26 पोएम्स थी, are two of his most significant. These collection of poetry are some of the first to romanticize children. सबसे पहले ये romanticize करते हैं children को, and these works black pits the innocence and imagination of childhood against the harsh corrupt of the adulthood, especially within the city of the London. इसके दूसरे मेजर वर्क्स हैं मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन ऑफ द बुक ऑफ जॉब। ये इसका फेमस क्रिएटिव आर्टिस्टिक वर्क था। जी अब हम चलते हैं पोएट्री ऑफ द रोमांटिक एज। Scholars say that the Romantic period began with the publication of lyrical ballads in 1798 by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. This was one of the first collection of poems, starts with the Ancient Mariner and ends with the Tintern Abbey. ये एक ऐसा कलेक्शन था जो कि सैमुअल टेलर कॉलेरिज का जो एक मास्टरपीस है एंशिएंट मैरिनर, इससे स्टार्ट होता है और इसकी जो आखिरी पोएम है वो है टिंटन एबे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ वर्क है। इन द प्रीफेस विलियम वर्ड्सवर्थ यूज द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन रादर देन 80th सेंचुरी वर्स। यहाँ पर इंसानों की जो असल लैंग्वेज है वो बयान की गई है, किसी किस्म की ऑस्टेंसिबिलिटी नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ को हम देखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ ये 1770 को पैदा हुए 1850 तक। इसके हम सिर्फ पिन पॉइंट डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसको पोएट ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है। इसका मैग्नम ओपस जो मास्टरपीस है, शाहकार है जो इसका, द प्रिल्यूड, इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। इसकी बहन का नाम था डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ही रिमेन्ड पोएट ऑफ लॉरिएट आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट सोदी। 1843 के अंदर रॉबर्ट सोदी की डेथ हुई थी, उसके बाद ये पोएट ऑफ लॉरिएट रहे थे अपनी डेथ तक। ही इज कॉल्ड द लेक पोएट along with the रॉबर्ट सोदी एंड द सैमुअल टेलर कॉलेरिज। इनको लेक पोएट के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह लंदन में एक लेक है उसके करीब रहते थे ये। फ्रांसिस जेफरी क्वाइंड द फ्रेज लेक स्कूल ऑफ पोएट्स। ये फ्रेज किसने क्वाइंड किया था? फ्रांसिस जेफरी ने। लेक पोएट्स आर आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द रोमांटिक एज। यस, कीट्स कॉल्ड हिम एगोटिस्टिकल सबलाइम। कीट्स ने इसे एगोटिस्टिकल सबलाइम के नाम से पुकारा। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कई मर्तबा पेपर्स में आ चुके हैं। इसके दूसरे वर्क्स को देखते चलें। लूसी पोएम्स, रिक्लूस, लाइन रिटन अबव, टिंटन एबे, एक और लिखी है इसने इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, लंदन, द वर्ल्ड इज टू मच विद द सोलिटरी रीपर, टू द कुकू, द एक्सकर्जन, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, ओड टू द ड्यूटी, टू अ स्काईलार्क, पेट्रबेल, लीच गैदरर एंड डैफोडिल्स। ये वो इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो बहुत मर्तबा और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सैमुअल टेलर कॉलेरिज। ये इसको फाउंडर ऑफ रोमांटिक एज माना जाता है विलियम वर्ड्स के साथ, और इसने एक फिलॉसफी इंट्रोड्यूस कराई थी, उसका नाम था जर्मन आइडियलिस्ट टू इंग्लिश स्पीकिंग लिटरेचर। इसने एक टर्म कॉइन की है जिसका नाम है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। ही हैड बाइपोलर डिसऑर्डर ड्यू टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ही वॉज एन ओपियम ईटर, एडिक्ट, अफ्यून वगैरह का इस्तेमाल करता था, नशा वगैरह। इसने एक टर्म कॉइन की है जिसका नाम था साइकोसोमैटिक। ही इज आल्सो कॉल्ड द सुपरनेचुरल पोएट एंड हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। ही यूज्ड द फ्रेज द हाई रोड ऑफ लाइफ, और इसने प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन का कंसेप्ट भी दिया है। इसने सिंपल लाइफ गुजारी है।
और इसका वर्क राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर 1798 के अंदर लिखा गया है और लिरिकल बैलेट्स के साथ। इसकी एक और पोएम है कुबलाई खान एंड द क्रिस्टेबल। एक ओड इसने लिखी है डिजेक्शन। 7 लेक्चर अपॉन द शेक्सपियर एंड मिल्टन। और इसका एक प्रोज वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जस्ट इसमें पोर्ट्रेट किए हैं बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी रिसर्च के बाद। आप इसको जरूर सुनिएगा और देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रॉबर्ट सऊदी। 1774 में पैदा हुए, 1843 तक ये पोएट लॉरिएट रहे हैं। 1813 से लेकर 1843 तक वाल्टर स्कॉट ने इनकार कर दिया था पोएट लॉरिएट बनने से, तो उसके बाद रॉबर्ट सऊदी को बनाया गया था और इनकी डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ बने थे। इसको पुर्तगीज और स्पेनिश लैंग्वेजेस का एक मशहूर स्कॉलर माना जाता है लिटरेचर का। Along with Coleridge, he wrote The Fall of Robespierre। ये सैमुअल टेलर कॉलेज के साथ मिलकर इसने वर्क लिखा है द फॉल ऑफ रॉबिस्पायर। इसने एक टर्म अप्लाई की है, उसका नाम है सैटेनिक स्कूल। एक वर्क है इसका अ विजन ऑफ जजमेंट। इसके अंदर इसके दूसरे मेजर वर्क्स हैं जॉन ऑफ आर्क, और ये जॉन ऑफ आर्क जीबी शाह ने भी लिखा है और मार्क ट्वेन में भी। एक और वर्क है थबाला। नेक्स्ट है द डॉक्टर द लाइफ ऑफ नेल्सन द कर्स ऑफ केहामा। नेक्स्ट सेकंड जनरेशन के अंदर जॉन कीट्स आता है, लॉर्ड बैरन आता है और शैली आता है। जॉन कीट्स को हम देखते हैं सबसे पहले। ये 1795 को पैदा हुए, 1821 के अंदर इनकी डेथ हुई है। इनको पोएट ऑफ ब्यूटी माना जाता है। ही वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट एट गैज हॉस्पिटल। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय ले हंट एंड लॉर्ड बैरन। ही वॉज हेलेनिस्टिक इसे क्यों कहते थे, क्योंकि ये ग्रीक लिटरेचर और ट्रेडिशन को फॉलो करता था। और ओड टू द ग्रेशन और एक ऐसा वर्क है जिसके अंदर आप हेलेनिस्टिक जो सिंबल्स और साइंस हैं, ट्रेडिशन है, उसको देख सकते हैं। और इसकी डेथ हुई थी टीबी की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस। इसके जो कुतबा है उसके ऊपर लिखा हुआ है हियर लाइज वन whose name was right in the water। यहाँ वो पढ़े हैं जिसका नाम पानी पे लिखा गया। शैली मेमोराइज कीस्ट इन द पोएम एडोनिस। एडोनिस एक एलेजी है जो शैली ने लिखी है कीट्स के लिए। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड सेंशुअसनेस। इसने एक और फ्रेज इंट्रोड्यूस कराया है, उसका नाम है एगोटिस्टिकल सबलाइन। इसके दूसरे मेजर वर्ड्स हम देखते हैं। ओड्स इसने लिखी हैं, ओड टू मेलंकोली, टू अ नाइटिंगेल, टू साइकी, an aggression to autumn, to indolence or solitude, Endymion, based on the Greek myth। इसके अंदर इसने एक लाइन पुट की है, a thing of beauty, a joy forever, is taken from this poem। The eve of the Saint Anguise, La Bella Dame sans Mercy, ये लैटिन का है अंदर, ये इसका टाइटल है। इसका इंग्लिश में है A Beautiful Woman Without Mercy, एक खूबसूरत औरत जो कि बेरहम है। लेमिया, इजाबेला, हैप्रियन, 4 एजेस ऑफ पोएट्री उनके नाम थे। आयरन एज ऑफ पोएट्री, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास। नेक्स्ट हमारे पास शैली 1792 के अंदर पैदाइश है, 1822 तक इनको लिरिक पोएट कहा जाता है। एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी हेनरी थोरियो ने, जो कि कीट्स से इन्फ्लुएंस होके। मैथ्यू आर्नल्ड शैली को इनइफेक्चुअल एंजल कहता है, और शैलीज का जो वर्क सेंसी है उसने ले हंट को डेडिकेट किया है। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज डेडिकेटेड टू मैरी शैली। ड्यू टू नेसेसिटी ऑफ एथियज्म एक वर्क था, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था बगैर डिग्री को कंप्लीट किए। ईटन कॉलेज के अंदर इसका नाम था मैड शैली, और इसने लिखा ही रोट प्रीफेस टू हिज वाइफ्स फ्रैंकेनस्टाइन। ही डाइड बाय ड्राउनिंग हिमसेल्फ इन 18
22 1822 में ये डूब के मर गए थे। Swinburne called him a perfect singing god. Swinburne ने इसे perfect singing god का नाम दिया है। इसकी important और famous line है, our sweetest songs are those that tell the saddest thoughts to a skylark, से ये लिया गया है। मेजर वर्क इसके हैं ओzymandias, Triumph of Life, ये अनफिनिश्ड वर्क है, और टू द वेस्ट विंड, Prometheus, Unbound, to a skylark, Adonis, Revolt of Islam, Alastair, Queen Mab, सेंसी जो है ये एक वर्स ड्रामा है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉर्ड बैरन, 1788 को पैदा हुआ 1824 तक। इन्होंने ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस ज्वाइन की थी जो कि तुर्कों के खिलाफ थी, और इन्होंने एक फ्रेज है इसका मशहूर, कहता है कि आई अवोक एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। वो कहता है मैं जागा हूं और मैंने अपने आप को शोहरत याफ्ता पाया है। इसका एक वर्क है हिस्टेरिकल डन जॉन, 1819 से 1824 में लिखा गया। इसके अंदर 17 कैंटोज हैं। डिवीजन ऑफ लॉन्ग पोएम्स इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल लीजेंड डॉन जॉन। बैरन्स अदर नोटेबल वर्क्स, चाइल्ड्स हेरोल्ड्स पिलग्रमेज, एक लेंथी नैरेटिव पोएम है, इसको बैरोनिक हीरो के नाम से भी जानते हैं। इसके और जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, आर्स ऑफ द इडलनेस, इंग्लिश बर्ड्स, स्कॉच रिव्यूज, हेब्रियो मेलोडीज, प्रोमेथियस एंड मैनफ्रेड। नेक्स्ट हम देखेंगे नावल इस एज के अंदर जो फ्लरिश हुआ है। इसमें जो इंपॉर्टेंट राइटर हैं, पहले नंबर पे है सर वाल्टर स्कॉट, 1771 को पैदा हुआ 1832 तक। He gained popularity during this time both in Britain and around the Europe. He mainly wrote within the genre of historical romances. ये historical romances के लिए बहुत मशहूर है। Scott also focused on his home country of Scotland, often writing about its beauty and romanticism. इसका जो पहला मेजर नावल है उसका नाम है वेवरले, which is set during the Jacobite rebellion of 1745. एंटीक्वेरी इसके मेजर और जो वर्क्स हैं, ओल्ड मोरालिटी, हार्ट ऑफ द मिडलथियन, एवनहो, लेडी ऑफ लेक एंड टेलिस्मैन आर कंसिडर्ड हिज मास्टरपीसेस। इसी दौरान एक एरा आया था जिसको हम रेजेंसी एरा के नाम से जानते हैं। रेजेंसी एरा उसको कहते हैं कि जिसके अंदर कोई किंग अनफिट हो जाए और अपनी जगह पे प्रॉक्सी के लिए किसी और को भेज दे। तो यहाँ पर जॉर्ज थर्ड जो थे 1811 से लेकर 1820 तक अनफिट हो गए थे, और इसी दौरान उन्हें एक बेटा था उसका, प्रिंस ऑफ वेल्स, उनको एक प्रॉक्सी तौर पर भेजा था जिसको प्रिंस ऑफ रीजेंट कहते थे, इसलिए इसको रेजेंसी एरा कहते हैं। इसी दौरान एक एक्ट पास हुआ था जिसको रिफॉर्म एक्ट कहते हैं। ये इस दौरान स्लेवरी डिमोलिश्ड हुई थी 1832 की बात। गॉथिक फिक्शन है क्या? दिस genre would combine supernatural and mysterious elements with the castles and the dungeons of the past. The Gothic novels combine intense emotions of terror, anguish, fear and even love. मोहब्बत, परेशानी, खौफ के एलिमेंट्स इकट्ठे मिला के एक जो वर्क लिखा जाता है उसको गॉथिक फिक्शन के नाम से जानते हैं। और इसके हवाले से मैरी शेली ने वर्क लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रैंकेनस्टाइन। इसने ये डेडिकेट किया है विलियम गॉडविन को, स्टैंड आउट एज द genre's मोस्ट enduring piece. Shelley combines elements of love and supernatural gothic nature in her gothic novel Frankenstein. और इस दौरान एक बैटल हुई थी 1815 के अंदर, रोमांटिक एज के दौरान, उसको बैटल ऑफ वाटरलो के नाम से जाना जाता है, और इस दौरान नेपोलियन को शिकस्त हुई थी। टेबल टॉक इज द कलेक्शन ऑफ एसेज बाय हैजलिट। हैजलिट का एक वर्क है जो वो भी इस एज से ताल्लुक रखते हैं, जिसका नाम है टेबल टॉक। नेक्स्ट हमारे पास है जेन ऑस्टन, 1775 को पैदा हुए 1817 तक। Romantic period saw a more successful women writers, a precursor to their popularity in the Victorian era. The most significant female writer during this period was Jane Austen. Some of her famous novels include Sense and Sensibility, ये इनका पहला नावल है, Pride and Prejudice, Mansfield Park,
एम्मा एंड नॉर्थेंजर एबे। इसके वर्क्स को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। होप सो ये वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों, इसको लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।